नमस्कार। आज हमारे दिन हिंदी साहित्य की बड़ी शख्सियत मौजूद है। प्रोफेसर गोपाल प्रधान जी हमारे समय के नामी मार्क्सवादी आलोचक, राजनीतिक विमर्शकार के रूप में ख्याति प्राप्त लिए हुए। वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आचार्य है। आपके स्नातक स्तर की पढ़ाई बीएचयू में हुई और स्नातकोत्तर की पढ़ाई जेएनयू में। छायावादी युगीन साहित्यिक वाद विवाद, हिंदी नवरत्न, धर्म की मार्क्सवादी धारणा, लोकप्रिय संस्कृति का द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र, गौरख पांडे व्यक्ति और रचना, रूसी क्रांति के 100 साल, रचना प्रक्रिया और विचारधारा, आज का समय और मार्क्सवाद के नए पहलू, मार्क्सवाद का नवीनीकरण आदि आपकी चर्चित रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन, आपका कमरा, समाजशास्त्र, कला का इतिहास दर्शन, चिंता आदि आपकी मशहूर अनुदित रचनाएं हैं। पूंजी, उपभोग और संस्कृति शीर्षक इस व्याख्यान माला में हम आपका स्वागत करते हैं। निवेदन है कि पूंजीवाद क्या है शीर्षक पर अपनी बात रखें। नमस्कार आप सबको। मैं अपनी बात शुरू करूं? जी सर जी। जी, तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप सब जानते हैं कि पिछले एक आध दो दिनों से एक ऐसा घटनाक्रम शुरू हुआ है जिसने समूची दुनिया को चिंता में डाल दिया है। एक तरह से कह लीजिए कि कोरोना से ही पूरी दुनिया प्रभावित रही थी, लेकिन उसके बाद और उससे पहले से ही विश्व में जिस तरह का आर्थिक संकट आया हुआ था 2008 के बाद से, उसमें कोरोना के आने के बाद से और ज्यादा भीषण संकट हुआ। और उसके बाद से हम सब जानते हैं कि राजनीति में चरम दक्षिणपंथी प्रवृत्तियां पूरी दुनिया में सामने आई हैं। और अभी जो हाल का घटनाक्रम है उसने जैसे एक तरह से लग रहा है कि एक रीप्ले इतिहास का हो रहा है, जिसमें युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और पूरी दुनिया सांस रोके इस नए संकट का सामना करने के लिए दिमागी रूप से तैयार हो रही है। यह जो पूरी प्रक्रिया है, यानी एक आर्थिक संकट आना, फिर एक आप सब जानते हैं कि पीछे भी 1929 में जब एक मंदी आई थी, तो ऐसा माना जाता है कि उस मंदी से उबरने के क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध ने एक हद तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक ऐसी राहत दी जिससे फिर उसने वो जो मंदी आई थी उससे निजात उसको मिली। तो कहने का मतलब यह कि जो उस समय हुआ, फांसीवाद का आना, आर्थिक संकट और फिर युद्ध, एक विराट युद्ध जिसमें जन धन की इतने बड़े पैमाने पर क्षति हुई। और इस क्षति में बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि ये जो संकट होते हैं तो उनके जरिए पूंजीवाद अपने आप को फिर से संगठित करता है। कारण यह भी होता है कि एक हद तक जो मार्क्स ने लिखा कि इसके पहले इस बीमारी का नाम कभी नहीं सुना गया था, और एग्जैक्टली उसको उन्होंने एपिडेमिक कहा है। मैं पढ़ रहा था जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो लग रहा था कि कैसी, मैंने कह लीजिए कि 19वीं शताब्दी में वह जो शब्दावली है वो कैसे इस समय हमारे सामने। तो उन्होंने कहा एपिडेमिक। एपिडेमिक किस चीज का? ओवर प्रोडक्शन का। तो यह जो पूंजीवाद है इसमें ओवर प्रोडक्शन का एपिडेमिक। उन्होंने कहा कि इससे पहले इसके बारे में कभी सुना ही नहीं गया था ऐसी कोई चीज। और ये सच्चाई है
कि आम तौर पर पूंजीवाद के पहले एक तरह से कह लीजिए कि जो आबादी थी, मनुष्य की आबादी थी, तो उसके सामने हमेशा ही संकट रहा था ना। कभी भी उसकी जरूरत लायक चीजों का उत्पादन उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता था जितना स्वाभाविक रूप से पूंजीवाद के आने के बाद से हुआ। और इसके बाद से यह जो उन्होंने कहा अति उत्पादन की महामारी, एक नए तरह की महामारी जिसका कभी पहले नाम नहीं सुना गया था, वो प्रकट होती है पूंजीवाद के भीतर। और इसलिए बहुत लोगों का कहना है कि जो संकट हैं या युद्ध जैसी जो चीजें हैं, वो उनके जरिए अपने आप को पुनर्संगठित करता है, क्योंकि यह जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, यह जो अति उत्पादन होता है, अतिरिक्त उत्पादन एक दूसरी चीज है, उसके बारे में फिर कभी मतलब अगले किसी व्याख्यान में हम लोग करेंगे। लेकिन यह जो अति उत्पादन है, ओवर प्रोडक्शन, तो ये महामारी इसके पहले कभी नहीं सुनी गई थी। और इस जो अति उत्पादन है, तो इससे जो पैदा हुई समस्या होती है, तो एक तरह से उस समस्या को पूंजीवाद संकट युद्ध के जरिए हल करता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि पूंजीवाद में जो अंतर्निहित एक मानव विरोधी, और इसलिए उसको जितने बड़े पैमाने पर धन जन की क्षति होती है, आप सब जानते हैं कि इस महामारी के समय में जब कोरोना पहली बार फूटा था, तो बहुत सारे लोगों ने, पश्चिमी चिंतकों ने इस बात को लिखा कि इसके जरिए हमको एक, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसे बहुत ही एक बदनाम किस्म के मुहावरे में ढाला, वह यह कि आपदा में अवसर। तो लगभग पश्चिमी देशों के कुछ विचारकों ने इस बात को कहा कि चूंकि इस बीमारी से वृद्ध लोगों का ज्यादा निधन हो रहा है, तो इसके कारण एक हद तक हमें यह लाभ मिला है कि पेंशन ना, ये जो पेंशन देना पड़ता बहुत दिनों तक जिंदा रहने के कारण लोगों को, तो वो बोझ थोड़ा कम हो रहा है अर्थव्यवस्था पर। तो ये मेरे कहने का मतलब कि पूंजीवाद जितना मानव विरोधी विचार है, वह जिस तरह से समय समय पर प्रकट होता रहता है, वह फिर से इस बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान प्रकट हुआ अच्छी तरह से, और अब युद्ध के जरिए वह फिर से प्रकट हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें जो धन जन की हानि होती है, उससे पूंजीवाद को कोई कह लीजिए कि वो कोई करुणा जैसी चीज नहीं पैदा होती, बल्कि एक हद तक उसको इसके जरिए जो अति उत्पादन हो गया है चीजों का, तो उसे खपाने का अवसर मिलता है। हम सब जानते हैं कि युद्ध एक तरह से कह लीजिए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक 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 त्वरण का काम करते हैं, एक त्वरण प्रदान करते हैं उनमें, क्योंकि बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन और फिर स्टेट को, राज्य को शामिल होकर के बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन, हथियारों का उत्पादन, और इस तरह के तमाम काम, सड़कें बिछाना, रेलें बिछाना, ताकि सामान को पहुंचाया जा सके मोर्चे तक। तो ये बड़े पैमाने पर एक हलचल शुरू होती है आर्थिक। तो इस नाते से पूंजीपति आम तौर पर युद्ध का विरोध नहीं करते, और इसीलिए हम सब जानते हैं कि मार्क्सवादी लोग बहुत पहले से ही युद्ध विरोधी शांति आंदोलनों के पक्षधर रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को जानते हैं कि युद्ध आमतौर पर पूंजीवाद के लिए का उसको नवीकृत करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्थित रूप से यह जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वह मानव विरोधी है और लोगों को हिंसा और युद्ध के मुंह में धकेलती है। इस तरह की इस व्यवस्था का जो मानव इतिहास में आगमन है, तो वह आगमन भी, और आप सब जानते हैं कि पूंजीवाद दरअसल जब आया तो अपना स्थायित्व वह केवल और केवल
आर्थिक समृद्धि के बल पर वह नहीं कर सकता है। इसलिए अपने स्थायित्व के लिए उसने यह मिथक भी गढ़ा, और किसी भी व्यवस्था के स्थायी होने के लिए, एक हद तक दीर्घ जीवी होने के लिए यह जरूरी होता है कि मनुष्यों के विचारों को भी उसी के अनुरूप ढाला जाए। यानी जो विचार हैं मनुष्यों के, वह यह मानने लगे कि यह जो व्यवस्था है यह स्वाभाविक है, यह प्राकृतिक व्यवस्था है, और इसीलिए किसी भी व्यवस्था का काम केवल और केवल समृद्धि अथवा दमन के जरिए नहीं चल सकता है, बल्कि विचारों की दुनिया पर भी उसे कब्जा करना पड़ता है। तो इसलिए पूंजीवाद ने बहुत सारी चीजों को इस तरह से प्रस्तुत किया जिससे यह लगा कि यह मानव स्वभाव का अंग है। व्यक्तिवाद को जैसे एक मानव स्वभाव के बतौर स्थापित किया गया, और ये कहा गया कि पूंजीवाद चूंकि इसको सबसे अधिक संतुष्ट कर सकता है, तो इसलिए पूंजीवाद मानव स्वभाव के अनुकूल व्यवस्था है। तो पूंजीवाद ने कोशिश यही की कि अपने उसके जो आधारभूत मूल्य है, जो पूंजीवादी समाज व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को टिकाए रखने में मदद करते हैं, उन मूल्यों को शाश्वत बना दिया जाए। उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं कि प्रतियोगिता, होड़, यह एक ऐसी चीज है जो पूंजीवाद के साथ लगी हुई है और इसका व्यक्तिवाद से गहरा संबंध है। तो इसको पूंजीवाद ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि यह एक ऐसी चीज है जो मानव स्वभाव का अंग है। उसी तरह से जैसे उसने यह स्थापित करने की कोशिश की कि स्वार्थ मानव स्वभाव का अंग है, और इस तरह से उसने यह बताने की कोशिश की कि जो पूंजीवाद है यह कोई अप्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव के सबसे अनुकूल एक व्यवस्था है, और इसीलिए इसे खत्म करना असंभव है, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर ये चीजें मौजूद रहेंगी, उदाहरण के लिए होड़, व्यक्तिवाद, स्वार्थ, तो जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक पूंजीवाद बना ही रहेगा। इसलिए पूंजीवाद ने आमतौर पर अपने आप को इतिहास से ऊपर या यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह हमेशा से मौजूद रहा है, क्योंकि मानव स्वभाव का वह स्वाभाविक अंग है पूंजीवाद। तो इस तरह से विचारों के क्षेत्र में उसने अपने आप को इतिहासोपरि, कहने का मतलब ये कि उसकी पैदाइश नहीं हुई है, वह हमेशा से मौजूद था, है ना, क्योंकि वह मानव स्वभाव का अंग था। ऐसा बोल करके पूंजीवाद ने अपने आप को दीर्घजीवी या स्थायी होने के लिए वैचारिक जगत पर एक तरह की बात की। तो इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह जाने और इस बात पर जोर दें कि मानव सभ्यता में पूंजीवाद का आगमन हुआ है। हमेशा से मानव समाज पूंजीवादी नहीं रहा है, बल्कि पूंजीवाद का एक विशेष दौर में आगमन हुआ है मानव समाज में। यह आगमन जो हुआ, तो आप जानते हैं कि एक तरह से इस बात को मार्क्स ने भी लिखा कि पूंजीवाद ने दरअसल कह लीजिए कि पुरानी जड़ता को तोड़ दिया और समाज में एक बहुत तेज गति पैदा कर दी उसने। तो सामाजिक विकास में, जैसा हमने पहले कहा, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसने प्राचुर्य को जन्म दिया। इससे पहले एक तरह से कह लीजिए कि अभाव, एक स्थायी भाव था हमारी मानव सभ्यता का। लेकिन पूंजीवाद ने पहली बार मानव सभ्यता के इतिहास में प्राचुर्य को जन्म दिया, जिस बात को उन्होंने कहा कि वह एक महामारी की तरह से था, अति उत्पादन की महामारी, यानी प्राचुर्य, एबंडेंस, है ना। तो इसी के आधार पर उन्हें यह अनुमान हुआ कि अब मानव समाज
एक ऐसे कालखंड में प्रवेश कर सकता है जिसमें उसे बहुत बुनियादी जरूरतों के लिए लगातार चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, बल्कि मनुष्य के बतौर उसके शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के उपरांत उसकी जो मेधा है, उसका जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क की जो अपार संभावनाएं हैं, उन अपार संभावनाओं को खोल देने का अवसर तभी प्राप्त हो सकता है जब उसकी शारीरिक जो जरूरतें हैं, उसकी जो भौतिक जरूरतें हैं, उन भौतिक जरूरतों के लिए चिंतित रहने का जो पूरा अभाव का समय है वह समाप्त हो जाए। जब एक बार यह समय समाप्त हो जाएगा, तभी उन्होंने इस बात को लिखा कि अब तक का इतिहास मनुष्य का प्राक इतिहास है, ये प्री हिस्ट्री है, एक तरह से कह लीजिए मनुष्य का। ये जो वर्ग समाज है ना, ये मनुष्य समाज की प्री हिस्ट्री है। एक बार इसके खात्मे के बाद मानव सभ्यता वास्तव में अपने इतिहास में प्रवेश करेगी, जब वह अपनी भौतिक जरूरतों से ही बंधे होने का जो उसका समय था, उससे मुक्त होकर के वास्तव में जो उसकी चेतना है, तो उस चेतना से जो अपार संभावना का मैदान खुला हुआ है, तो उसे हल करने की दिशा में वह आगे बढ़ सकेगा। इससे पहले कुल मिला जुला के उसकी जो ऊर्जा थी, वह ऊर्जा उसकी भौतिक जरूरतों को ही पूरा करने की चिंता और प्रयास में समाप्त हो जाया करती थी। तो कहने का मतलब कि यह पूंजीवाद एक विशेष दौर में सामने आया, जब ऐसी चीज उसने इस समाज में पैदा की। तो वह जो विशेष दौर था, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, और इसीलिए इस बात को कहना भी आवश्यक है कि और इसीलिए उसने कुछ ऐसे अंतर्विरोधों को जन्म दिया जिनको वो खुद ही हल नहीं कर सकता था, है ना। कारण क्या था? कारण यह था कि उसका जन्म एक सामंती समाज में हुआ। यह जो सामंती समाज था जिसमें पूंजीवाद का जन्म हुआ, वह सामंती समाज स्वाभाविक तौर पर श्रेणी विभाजन, जिसको आप कह लीजिए क्लास डिवीजन, तो वो पूंजीवाद के भीतर भी मौजूद है, लेकिन वो भिन्न किस्म का मौजूद है। उससे पहले जो श्रेणी विभाजन था सामंती समाज में, वो दूसरे किस्म का था, और उसमें ऐसा था कि विशेषाधिकार, किस तरह के विशेषाधिकार? जन्मना विशेषाधिकार ये मौजूद थे, और पदवी के हिसाब से, बहुत सारी चीजों के हिसाब से, कुल गोत्र के हिसाब से। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने शुरू में उन समाजों का मजाक उड़ाना शुरू किया, तो उन लोगों ने इस बात को लिखा कि क्या बोलते हैं कि विवाह के लिए दोनों ही खानदानों की सैकड़ों पीढ़ियों पहले से आ रही शुद्धता का ध्यान रखा जाता था। तो जिस बात को आज भारतीय समाज के लिए कहा जाता है कि वो विवाह शादी के लिए इतने दिनों से रक्त शुद्धता को खोजता है, वह यूरोप में एक समय में बहुत अधिक था। 100 पीढ़ी पहले तक का खंगाला जाता था इतिहास विवाह के लिए। तो उस समाज में, जिसमें व्यक्ति की पहचान इस बात से जुड़ी हुई थी कि वह किस खानदान, किस गोत्र में है, और उसके हिसाब से उसे विशेषाधिकार हासिल थे। तो यह जो विशेषाधिकारों पर टिकी हुई व्यवस्था थी, जो सामंती व्यवस्था थी, उसे तोड़ा पूंजीवाद ने। और तोड़ा इसलिए, और वह उस समाज में पैदा हुआ। हम सब जानते हैं कि पूंजीवाद के विकास के 3 चरण रहे हैं। उसकी शुरुआत व्यापारिक पूंजीवाद के दौर से हुई, और यह जो व्यापारिक पूंजीवाद है, आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझे माफ करिएगा बीच में, क्योंकि
साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मुझे कई बार साहित्य के प्रसंगों का भी उल्लेख करना पड़ेगा, क्योंकि साहित्यिक परिघटनाओं को भी समझने में हम कई बार इसकी मदद लेते हैं। उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं कि यह जो उपन्यास नाम की विधा है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उपन्यास मध्य वर्ग का महाकाव्य है। तो आमतौर पर हम लोग इसका अर्थ यह लेते हैं कि मिडिल क्लास का। अब लेकिन बात यह है कि ये मिडिल क्लास है क्या चीज? आधुनिक समय के हिसाब से हम सोचते हैं तो हम समझते हैं कि जो अति संपन्न तबका है, यानी जो मुट्ठी भर धन कुबेर हैं वो, और दूसरी तरफ जो मेहनत कश समुदाय है वो, तो इन दोनों के बीच में जो है उसे मध्य वर्ग कहा जाता है। हम आमतौर पर आज इसका यह अर्थ लेते हैं, यानी एक खास तरह का इनकम ग्रुप। लेकिन शुरू के दिनों में, और जिस अर्थ में हेगल ने इस बात को कहा था, मूलतः यह हेगल का कथन है कि उपन्यास मध्य वर्ग का महाकाव्य है, तो उनके जमाने में मध्य वर्ग जिसे कहा जाता था वो यह परिभाषा उस समय नहीं थी। असल में उस समय क्या था कि व्यापारी वर्ग को मध्य वर्ग कहा जाता था, और वह शहरों में ज्यादा केंद्रित था, और इसीलिए उसे बर्गर भी कहा जाता था। हम सब जानते हैं कि यूरोप के जैसे हमारे देश में जो शहर होते हैं तो उनके नाम संस्कृत निष्ठ, चूंकि या उत्तर भारत का होने के नाते मुझे उस तरह के उदाहरण याद आएंगे, तो इसलिए उस तरह के उदाहरण दे रहा हूं। यानी नगर और पुर आपको सुनाई पड़ेंगे किसी भी शहर के नाम के साथ जुड़े हुए, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर। तो पुर और नगर जिस तरह से हमारे भारत में शहरों के नामों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसी तरह से यूरोप में जो शहरों के नामों के साथ था बुर्ग, पीटर्सबुर्ग, तो ये बुर्ग, तो उस बुर्ग में जो रहने वाले लोग थे उन्हें बर्गर कहा जाता था। तो ये जो समुदाय पैदा हुआ उस सामंती समाज में, उस खेतिहर समाज में, जो एग्रेरियन सोसाइटी थी, खेतिहर समाज था, जिसमें आमतौर पर जो लोग थे, जो क्लासेज थे, तो वो क्लासेज आमतौर पर जिनको आप लैंडलॉर्ड कहते हैं, कहने का मतलब जमीन के मालिकान, और दूसरी तरफ जिनको आप सर्फ यानी भूदास अंग्रेजी में कहते हैं, सर्फ, तो वो लोग थे। तो इन दोनों बड़े वर्गों के बीच में, लैंडलॉर्ड और सर्फ, इन दो बड़े वर्गों के बीच में यह जो नया वर्ग पैदा हुआ, जो व्यापारी किस्म का था, और जो शहर केंद्रित था, उसे दरअसल उस समय मिडिल क्लास कहा गया। क्योंकि सर्फ जो है वो बहुत नीचे था, और उसी तरह से यह जो लैंडलॉर्ड था वो बहुत ऊपर था। तो यह जो उदीयमान मध्य वर्ग था, यह जो नवोदित मध्य वर्ग था, यह दरअसल वह व्यापारी वर्ग था। और पूंजीवाद का जो आरंभ है वह इसीलिए व्यापारिक पूंजीवाद। ये सबसे पहले पूंजीवाद के जो 3 चरण हैं, आप सब जानते हैं इस बात को, कि पूंजीवाद का क्रमशः विकास हुआ है। तो उस पूंजीवाद ने जन्म लिया था जिस तरह से सामंती समाज में, वो व्यापारिक पूंजीवाद के रूप में उसने जन्म लिया था, और तब स्वाभाविक रूप से उसके भीतर एक तरह का की क्रांतिकारिता मौजूद थी। क्रांतिकारिता किस लिए मौजूद थी? क्रांतिकारिता इसलिए मौजूद थी क्योंकि उसे एक ऐसे समाज का सामना करना पड़ रहा था जो समाज ऊंच नीच की थोड़ा पुराने किस्म की व्यवस्था पर आधारित था, जहां पर जैसा हमने कहा कि लैंडलॉर्ड और सर्फ थे। तो एक ऐसे समाज में उसे संघर्ष करना पड़ रहा था
अपनी हैसियत प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उसने कुछ नए मूल्य, जो बड़े ही क्रांतिकारी किस्म के मूल्य थे, उस समय को देखते हुए, और इसीलिए आप सब जानते हैं कि जो अमेरिका है ना आज का, तो पहले जब अमेरिका में यूरोप से भाग करके लोग गए थे, और पूंजीवाद के इतिहास में यह भी एक खास बात है कि युद्धों से जो आबादियों का क्या बोलते हैं कि घटना होता है, उसी तरह का एक बड़ा पलायन हुआ था तब, जब अमेरिका में यूरोप के लोग भाग करके गए थे, और यूरोप भर से भाग करके लोग गए थे। और इसलिए अमेरिका इस बात पर गर्व करता है कि यूरोप जैसा सामंती इतिहास अमेरिका का नहीं है। और इसीलिए वह अपने आप को लोकतंत्र की जननी भी कहता है, क्योंकि उसके यहाँ सामंती किस्म का अतीत नहीं रहा है। अब ये अलग बात है कि वहां के पूंजीवाद की अपने किस्म की विशेषताएं हैं, जिनके बारे में फिर आगे के व्याख्यानों में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल महत्व की बात यही है कि यह जो सामंती समाज था, उससे विद्रोह, उसके विरोध में, और हम सब जानते हैं कि क्या बोलते हैं कि आप लोगों के इलाके में हो सकता है ये सब परिघटनाएं न हुई हों, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये हुई हैं। और वह यह कि जैसे यह जो व्यापारी वर्ग है, तो स्वाभाविक तौर पर जो सामंती किस्म का समाज है, जो सामंती प्रभु हैं, उनके साथ इन्हें लड़ना पड़ता था, क्योंकि जो सामंती प्रभु हैं वो ये समझते थे कि हमारी लाठी, हमारा पावर, वो ये क्यों नहीं मान रहा है। और जातिगत रूप से भी अगर आप समझें तो जाति प्रथा केवल भारत में नहीं रही है। एक तरह से कह लीजिए कि ऊंच नीच का भाव ये पूरी दुनिया में मौजूद रहा, और यूरोप में भी मौजूद रहा है। तो कहने का मतलब कि इसलिए एक हद तक ये माना जाता था कि यह जो व्यापार का कर्म करने वाले लोग हैं, ये लोग थोड़ा नीचे के लोग हैं, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि लैंडेड जेंट्री है, कहने का मतलब ये कि उनके पास पूरा खेती और जमींदारी है, तो कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ रहा है। शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ रहा है, इसी को श्रेष्ठता से जोड़ दिया गया, कि जो शारीरिक श्रम न करे। आप सब जानते हैं कि दास और दास मालिक के बीच में भी ये एक बड़ा विभाजन था, है ना, कि शारीरिक श्रम करना दास का काम था, दास मालिक आमतौर पर शारीरिक श्रम से आजाद रहता था। तो तब से ही शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम के बीच में भी एक तरह का श्रेष्ठता बोध बन गया है, कि शारीरिक श्रम करने वाले हीनतर लोग हैं, और मानसिक श्रम करने वाले यानी जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, वो लोग ऊंची स्थिति में हैं इस समाज में। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो जमींदार हुआ करते थे, वो अपने आप को ऊंचा समझते थे, और यह जो व्यापारी समुदाय था उनको हीनतर समझते थे। और यहां तक कि उनको यह लगता था, और इसीलिए हेगल ने इस बात को लिखा है कि जिसको आप सिविल सोसाइटी कहते हैं आज के दौर में, यानी स्टेट जो है उससे अलग जिसको आप नागरिक समाज कहते हैं, वह, और दूसरा उनका कहना था हेगल का कि रूल ऑफ लॉ, ये जो दोनों धारणाएं हैं, ये पूंजीवाद के व्यापारिक पूंजीवादी दौर की उत्पत्ति है। क्योंकि जो व्यापारिक पूंजीवाद था, जो व्यापारी समुदाय था, वह यह कह रहा था कि स्टेट यानी राज्य यानी सरकार यानी सत्ता, तो सत्ता तो है बादशाह के हाथ में, या उसकी सेना के पास ताकत है। हम क्या हैं? हम सिविल सोसाइटी, हम नागरिक समाज हैं। और इसीलिए इसमें जो नगर है ना, और जिससे फिर धारणा पैदा हुई है सिटीजन यानी नागरिक की, तो उसमें सिटी को ध्यान में रखिए। मैंने पहले ही कहा बर्गर, बर्ग शहर, नगर, है ना।
तो ये जो नया उदीयमान पूंजीपति था, पूंजीवादी जो जो समुदाय थे, तो वो नगर केंद्रित थे और इसलिए ये चीज सामने आई। दूसरे राज्य से अलग एक अस्तित्व, एक भिन्न किस्म का समूह, एक भिन्न किस्म की जगह, स्पेस, है ना, जो जो बार बार बाद में आप सब जानते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, खास करके नव उदारवाद के आने के बाद से प्रतिष्ठित हुई। और उसकी बात ही यही थी कि जो सरकारी कामकाज है उससे अलग हम सब समाज में सुधार के लिए ये सब प्रयास करेंगे। तो ये धारणा हीगेल से आती है और उन्होंने कहा कि ये व्यापारिक पूंजीवाद की देन है, क्योंकि व्यापारिक पूंजीवाद ने, व्यापारी समूहों ने ये कहा कि हम सरकार के भीतर नहीं हैं, हम एक अलग समूह हैं और इसलिए हमारी इस समूह के बतौर एक स्वतंत्रता है, एक स्वायत्त जगह है, इसको मान्यता दी जानी चाहिए। उसी तरह से रूल ऑफ लॉ यानी संविधान, है ना, यह जो बात सामने आई, यह भी बात उसी से सामने आई कि जो व्यापारिक लेन देन है, तो यह व्यापारिक लेन देन बिना रूल ऑफ लॉ के चल ही नहीं सकता है। क्योंकि एक हद तक हम सब जानते हैं, जिसको आप कह लीजिए कि समझौता, संविदा, तो कहने का मतलब यह कि हमने इतना सामान आपको दिया और बदले में यह लेने का मुझे अधिकार है। यह जो बात है कि क्या बोलते हैं कि एक कानून, जो कि कहने का मतलब यह कि पुराने जमाने में आप सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है कि राजा की इच्छा ही कानून है, लेकिन उसके मुकाबले यह बात कि नहीं, कानून एक अलग चीज है, वह एक अलग चीज है और उससे समाज शासित होगा, बजाय इसके कि किसी की इच्छा से शासित हो। तो इन दोनों ही धारणाओं के मूल इस पूंजीवाद के शुरुआती चरण में है, धारणा के बतौर, यानी सिविल सोसाइटी की धारणा, जिसे नागरिक समाज आप कह सकते हैं इस अर्थ में कि वह नगर केंद्रित था। सत्ता तो जैसे रूरल जेंट्री, कहने का मतलब जो देहात, और यहां पर तीसरा अंतर्विरोध, आप सब जानते हैं कि मार्क्स ने जो प्रमुख अंतर्विरोध बताए मानव सभ्यता के, उनमें एक यह शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम के बीच का अंतर्विरोध, दूसरा उन्होंने कहा देहात और शहर के बीच का अंतर्विरोध। यह भी एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। हमने तो आपके प्रांत में दो बार गया और इस बात को पहले भी हम जानते थे कि वह अंतर्विरोध आपके यहाँ उतना बड़ा नहीं रह गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में जब आप आइएगा तो आपको ये विरोध, ये अंतर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा नगर और देहात के बीच में। तो यह भी एक अंतर्विरोध पैदा हुआ है पूंजीवाद के आने के साथ ही। पूंजीवाद केंद्रित था नगरों में, तो एक तरह से कह लीजिए कि रूल ऑफ लॉ और सिविल सोसाइटी, ये दो धारणाएं जो हैं वो व्यापारिक पूंजीवाद के आगमन के साथ जुड़ी हुई हैं। और उसी के साथ जुड़ा हुआ है, आप सब जानते हैं। तो मैं कह रहा था कि यह जो नया दौर था जो व्यापारिक पूंजीवाद के साथ आया, तो ये सामंती समाज की आलोचना के आधार पर ही व्यापारिक पूंजीवाद या यह जो समुदाय था, व्यापारी समूह था, यह अपने आप को सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित कर सकता था। इसलिए सामंती समाज की आलोचना की सबसे क्रांतिकारी आवाजें इसी दौर में पूंजीवाद के भीतर पैदा होती हैं। इसी दौर में ऐसा हुआ कि पूंजीवाद ने एक हद तक, अब इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि जिसे आप लोकतंत्र कहते हैं, तो ये लोकतंत्र की भी अवधारणा दरअसल उसी दौर की अवधारणा है जब पूंजीवाद विकसित हो रहा था सामंती समाज के गर्भ में।
सामंती समाज के गर्भ में जब वह विकसित हो रहा था और अपने लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, न सिर्फ सामाजिक मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, आप फिर से आप को एक धारणा की बतौर मैं ले जाना चाहता हूं, वह है सिविल सोसाइटी और स्टेट की धारणा। स्टेट यानी राजसत्ता। तो राजसत्ता और नागरिक समाज, यह एक अंतर्विरोध हीगेल के यहाँ बहुत गहराई से बना हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिविल सोसाइटी को वो एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखते हैं, क्योंकि सामंती समाज से लड़ते हुए ये जो पूंजीवाद का विकास हो रहा है, तो उसके हाथ में एक हथियार के बतौर यह धारणा मौजूद है। और राजसत्ता जो पैदा हो रही है, तो वो और इसी के साथ लोकतंत्र की धारणा पैदा होना। इसको, जैसा कि हम सब जानते हैं कि थर्ड स्टेट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि बादशाहत है या राजसत्ता है, उसके अलावा जो धर्म सत्ता है यानी चर्च, एक तरफ राजसत्ता, दूसरी तरफ चर्च यानी धर्म सत्ता, इन दोनों के अलावा थर्ड स्टेट कहा जाता था जो आम लोग थे उनको। तो पूंजीवाद ने, पूंजीपतियों ने, पूंजीपति समूहों ने, ये व्यापारिक पूंजीवाद जो था, दौर था, तो उन समूहों ने अपने आप को राजनीतिक, सामाजिक रूप से सिर्फ मान्यता पाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन्होंने सत्ता को, राजसत्ता को भी अपने लिए एक टूल के बतौर, एक उपकरण के बतौर उस पर कब्जा करना एक आवश्यक चीज समझा। केवल सिविल सोसाइटी का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है कि नियम कानून से सब कुछ चलना चाहिए, यह नहीं कि जिसकी जैसी मर्जी हो उसके हिसाब से चलने लगे। मेरी इच्छा है इसलिए ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ नियमों के आधार पर इस समाज का संचालन होना चाहिए। यह जो बात है, इतने तक ही रह करके पूंजीवाद को अपने लिए बहुत सुखद वातावरण नहीं महसूस हुआ। उसे यह जरूरी लगा कि यह जो राजसत्ता है, सत्ता है, जो स्टेट पावर है, तो उस स्टेट पावर को भी हमारे कब्जे में होना चाहिए। तो उस स्टेट पावर को अपने कब्जे में लाने के लिए उसने लोकतंत्र का एक विचार, जिसमें फिर क्या है कि सार्वत्रिक मताधिकार, और हम सब जानते हैं कि सार्वत्रिक मताधिकार एकदम से एक ही बार में हासिल होने वाली चीज नहीं है। और इस बात पर विस्तार से एरिक हॉब्सबॉम ने अपने 19th सेंचुरी ट्रायोलॉजी जो उनकी है ना, एज ऑफ रेवोल्यूशंस, एज ऑफ कैपिटल, एज ऑफ एम्पायर, तो इन तीनों किताबों में विस्तार से उन्होंने इस बात को बताया कि कैसे मताधिकार वो क्रमशः विस्तारित हुआ है, और उसके विस्तारित होने में किस चीज ने योगदान दिया, वह था, या नारा क्या था? नारा यह था, पुराने जमाने में जो वोट देने का, मत देने का अधिकार था, स्वाभाविक रूप से वो संपत्ति के आधार पर सीमित हुआ करता था। जब शुरू हुआ तब, है ना, तो कहने का मतलब जब मताधिकार शुरू हुआ तो वो संपत्ति के आधार पर वो दिया जाता था, और उस जमाने में शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी, तो शिक्षा और संपत्ति इनके हिसाब से मताधिकार दिया जाता था। लेकिन मजदूरों ने क्रमशः आंदोलन करके मताधिकार को विस्तारित करने का एक अभियान चलाया, और उस अभियान को विश्व इतिहास में, मजदूर आंदोलन के इतिहास में चार्टिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि यह जो चार्टिस्ट मूवमेंट है, तो इसका नाम इसलिए पढ़ाइए क्योंकि चार्टर ऑफ डिमांड, 5 मांगों का एक चार्टर था, और प्रतिवर्ष जब भी क्या बोलते हैं कि संसद बैठती थी,
तो बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर करा के मजदूर लोग बैलगाड़ियों में भर करके उसे ले जाते थे और संसद को सौंपते थे। तो वो हस्ताक्षर करा के ले जाया जाता था, वो चार्टर ऑफ डिमांड। तो वो जो चार्टर ऑफ डिमांड था, उसी के आधार पर उस आंदोलन को चार्टिस्ट आंदोलन कहा गया। और उस चार्टिस्ट आंदोलन में और कोई बात नहीं थी, बल्कि जो ये मताधिकार है उसको विस्तारित करने की मांग होती थी। तो एक तरह से कह लीजिए कि जिसे लोकतंत्र कहते हैं, वो स्वाभाविक था कि पूंजीवाद ने राज सत्ता पर अपने कब्जे के लिए एक धारणा के बतौर उसको सामने लाया। वह यह कि जिस पर शासन किया जाना है उसकी 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 उसके उसकी सहमति की आवश्यकता है। उसकी सहमति के बगैर उस कोई भी चीज लादी नहीं जा सकती। यह जो सहमति है वो किस तरह से हासिल की जा सकती है? तो वह सहमति हासिल करने में यही प्रतिनिधि मूलक कह लीजिए संसदीय प्रणाली। तो लोकतंत्र के लिए प्रतिनिधि मूलक संसदीय प्रणाली का व्यवहार ये पूंजीवाद के, व्यापारिक पूंजीवाद के एक प्रमुख वैचारिक अस्त्रों में से था। लेकिन वह जो प्रातिनिधित्व था, वह जो प्रतिनिधिकता थी, तो उसे स्वाभाविक तौर पर पूंजीवाद सीमित रखना चाहता था संपत्तिवान वर्गों के ही हाथ में। उसे क्रमशः विस्तारित करने के लिए चार्टिस्ट आंदोलन ने बहुत लंबी लड़ाई चलाई और वह लड़ाई कई वर्षों तक चलती रही थी। उस लड़ाई के जो पहलू थे उनके बारे में अगले व्याख्यान में थोड़े कुछ और पहलुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम इस पर जोर देना चाहते हैं कि यह जो लोकतंत्र का सवाल है, इसे भले पूंजीवाद ने सामंतवाद के विरोध के लिए सामने लाया, लेकिन इसमें कंटेंट या कह लीजिए कि इसे आम जनता तक पहुंचाना, यह काम तो शुद्ध रूप से मजदूर वर्ग ने किया है। तो एक तरह से लोकतंत्र को और एक जमाने में जब संसद में लोगों का प्रवेश नहीं हुआ करता था, हमारे मजदूरों का नहीं हुआ करता था, तो उस जमाने में ट्रेड यूनियनें ही मजदूरों के लिए संसद के समान हुआ करती थीं। और इसीलिए आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र केवल और केवल संसद तक महदूद नहीं है, है ना? अगर वह केवल संसद तक उसे सीमित रखने की कोशिश की जाएगी तो वहां भी नहीं रह सकता है। जैसे बिना किसी धरती के हम खड़े नहीं हो सकते हैं, हमें कोई ना कोई आधार चाहिए जिस पर हम खड़ा हो सकें। उसी तरह से यह जो लोकतंत्र है, प्रतिनिधि मूलक जो लोकतंत्र है, यह तभी खड़ा हो सकता है जब इसका आचरण केवल ऊपरी स्तर पर न रहे, बल्कि नीचे से इसके लिए विभिन्न संस्थाएं भी मौजूद रहें। वो उनको आधार देती हैं। तो वो कैसी संस्थाएं थी? तो जैसा हमने कहा कि ट्रेड यूनियन। तो जब मजदूर अपने माने उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था, फिर धीरे धीरे उनको यह अधिकार हासिल हुआ। स्त्रियों को और बाद में मिला है, लेकिन उस कहानी को फिर फिलहाल छोड़ते हैं हम। तो लोकतंत्र पूंजीपति लाए उस विचार को तो अपने हित में राजसत्ता पर कब्जा करने के लिए, लेकिन वह शुरू से ही एक तरह से कह लीजिए कि लड़ाई का मैदान हो गया। और उसमें मजदूर भी अपने अपनी अपनी अपने हस्तक्षेप, अपनी भागीदारी के लिए बहुत शुरू से लड़ने लगे। तो इस प्रकार से यह जो व्यापारिक पूंजीवाद था, इसने कुछ ऐसी धारणाओं को जन्म दिया, कुछ ऐसी संस्थाओं को जन्म दिया, जिसने जो समाज के अन्य तबके थे उनका बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण किया। उनको भी एक तरह से कह लीजिए कि यह बात समझ में आई कि दरअसल परिवर्तन का स्रोत राजनीतिक सत्ता है, इसलिए राजनीतिक सत्ता में पर कब्जा करने के लिए हमें एकताबद्ध होना होगा। पूंजीवाद ने यह किया ना कि लोगों को गांवों से वो उखाड़ करके ले आओ, और यह एक अगेन
एक ऐसी हिस्ट्री है जिसको हमें समझना चाहिए कि जो फैक्ट्रियां बन गई तो फैक्ट्रियों के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे, तो मजदूर कहाँ से आएंगे। अब उसको उसी तरह से समझिए कि जैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये प्लेटफॉर्म्स मौजूद थे, जूम मौजूद था, ठीक है, गूगल मौजूद था, ये फेसबुक मौजूद था, लेकिन ये जो महामारी है, इस महामारी ने इनको हमारे रोजमर्रा के जीवन में दाखिल कर दिया है। तो उसी तरह से कारखाने तो ठीक हैं ना, लेकिन फिर उनमें मजदूर और बिना उसके आए तो क्या बोलते हैं कि आपने लगा दिया है और उसका कोई माने मतलब नहीं रह गया। उसी तरह से जैसे गूगल मौजूद था, जैसे जूम मौजूद था, लेकिन उसके उपयोग करता नहीं थे। तो जब उपयोग करता नहीं थे इतने बड़े पैमाने पर, यूट्यूब भी था, हम सब जानते हैं यूट्यूब था, लेकिन उसको उतने लोग देखते नहीं थे जितने लोगों ने, यहां तक कि हम सब जानते हैं कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आए ना, इस बीच लोकप्रिय हुए, आए तो बहुत पहले से थे, लेकिन इस महामारी के दौरान ये लोकप्रिय हुए हैं। तो उस लोकप्रियता का भी यही कारण था कि एक हद तक जो ये महामारी आई, इसने इस तरह के चीजों के लिए एक उपभोक्ता वर्ग या एक बाजार पैदा कर दिया। तो उसी तरह से कारखाने थे, लेकिन उनमें काम कौन करेगा, तो उनमें काम करने वाले देहात के जो लोग थे वो थे। और इन देहात के लोगों में, जैसे हमारे देश के भी गांवों में, आपके यहाँ भी एक तरह की सामुदायिकता होती है, लेकिन अलग अलग जगहों से आए हुए ये लोग जब एक कारखाने में काम करने के लिए इकट्ठा हुए, तो शुरू में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा देश तो जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, मजदूर वर्ग में एकता कैसे होगी। एरिक हब्सबॉम ने लिखा है इस बात को कि शुरू में यूरोपीय देशों में भी यही था ना, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक में बटे हुए लोग थे, हैं, और अलग अलग देशों के लोग थे। आप सब जानते हैं कि माने जिसको फर्स्ट इंटरनेशनल कहते हैं, जिसको मार्क्स ने स्थापित किया था, वो इसीलिए स्थापित हुआ क्योंकि जब इंग्लैंड के मजदूर हड़ताल करते थे तो इंग्लैंड के पूंजीपति फ्रांस के लोगों को बुला लेते थे अपने यहाँ काम करने के लिए। तो इसलिए मजदूरों में एक अंतरराष्ट्रीय सद्भावना पैदा करने के लिए यह इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। तो ये जो बात है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो फैक्ट्रियां थीं, तो इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जो देहातों से लोग आए, वो स्वाभाविक तौर पर अलग अलग जगहों से बटे हुए थे। फिर भी जो कारखाने बने तो उनमें एक साथ काम करने के कारण उनमें नए किस्म की सामूहिकता का विकास हुआ। तो इस प्रकार यह जो पूंजीवाद है, उसने समाज के निचले तबकों को एक तरह की राजनीतिक चेतना दी, उन्हें एकत्र किया एक जगह पर, और उनमें एक तरह की ऐसी भावना पैदा की जिससे वो अपने सामूहिक हितों को पहचानने लगे। माने कहने का मतलब यह कि अगर मजदूरी बढ़ती है तो इसका मतलब यह कि सबको उससे फायदा होना है, तो एक तरह के सामूहिक हित का जन्म हुआ। तो यह नए किस्म की सामूहिकता थी जिसे पुराने किस्म की सामूहिकता को, जिसको पूंजीवाद ने तोड़ दिया था, उसे तोड़ करके ये नए किस्म की सामूहिकता मजदूर वर्ग ने अपने लिए अर्जित की थी। और स्वाभाविक तौर पर पूंजीवाद ने इसमें उसे शिक्षित किया और इसलिए उसने उसका राजनीतिकरण किया। और माने ये कह लीजिए कि उसने, और इसी अर्थ में उन्होंने कहा कि उसने अपनी कब्र खोदने वालों को पैदा कर दिया है, क्योंकि यह जो मजदूर थे ये कारखानों में जब काम करते थे और उन्होंने जब अपनी चेतना के जरिए यह प्राप्त किया कि हमारा एक कलेक्टिव इंटरेस्ट है, इसी को आप कहते हैं क्लास कॉन्शसनेस।
एक क्लास के बतौर, एक समुदाय के बतौर उनको अपने एकता का की अनुभूति हुई, उसकी चेतना आई। पूंजीपतियों को इसकी चेतना थी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जैसा हमने कहा कि जब वो सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहे थे तो एक सामूहिक ढंग से काम करके ही उन्होंने कुछ मूल्यों को इस समाज में स्वीकार्य बनाया, कुछ संस्थाओं को जन्म दिया जिनके जरिए उन्होंने राजनीतिक सत्ता पर कब्जा किया और राजनीति को एक तरह से कह लीजिए कि नए किस्म का स्वरूप दिया। और इस क्रम में उन्होंने मजदूर वर्ग को भी इस बात के लिए शिक्षित किया कि वह भी उनकी पीठ पर ही चढ़ करके और क्या बोलते हैं कि जिस तरह से उन्होंने राजसत्ता पर कब्जा किया उसी तरह से वह भी राजसत्ता पर कब्जा करने का प्रयास करे, और जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक पार्टियां बना करके सामंतों को बेदखल करके राजसत्ता के नए केंद्र स्थापित किए थे, यानी संसद। हम सब जानते हैं कि इसमें समझौता हुआ। क्या बोलते हैं कि फ्रांस में तो कोई पुरानी सत्ता रह नहीं गई, लेकिन इंग्लैंड में राजा की सत्ता रही और संसद भी रही, संसद लेकिन उसमें ऊपर हो गई। तो यह समझौता हुआ, लेकिन यह एक अलग सवाल है। संसद सबसे महत्वपूर्ण है। संसद का काम क्या है? कानून बनाना, कानून के हिसाब से समाज चलेगा। तो यह जो पूरा का पूरा ताना बाना है, ये पूंजीवाद ने निर्मित किया और सामंतवाद से लड़ने के लिए उसका उपयोग किया। इसी क्रम में उसने मजदूरों को भी शिक्षित किया कि वह समुदाय के बतौर सामूहिक रूप से अपने हितों को पहचाने और उसे राजनीतिक भाषा में व्यक्त करें, यहां तक कि अपनी राजनीतिक पार्टी का भी गठन करके राजसत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करें। तो पूंजीवाद का समझ लीजिए, अन्य बहुत तरह से बातें कही जाती हैं इसके बारे में, लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि पूंजीवाद एक तरह से कह लीजिए कि एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में उसका जन्म हुआ था और उसने ही ऐसे हालात पैदा किए, क्योंकि वह एक समाज से लड़ करके विकसित हुआ था और उसी क्रम में उसने ऐसे हालात पैदा किए कि उसने कुछ क्रांतिकारी किस्म के मूल्यों और संस्थाओं को जन्म दिया, जिससे फिर मजदूर वर्ग ने शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जो पूंजीवाद था उसने इन्हीं मूल्यों से धोखा किया। जो 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 लड़ाई थी, कहने का मतलब राजसत्ता में लोकतंत्र के जरिए, प्रातिनिधिक संसद के जरिए जो होनी थी सत्ता, वहां पर पता चला धन की सत्ता स्थापित हो गई। कहने का मतलब कि जो सबको एक क्या बोलते हैं कि प्रतिनिधित्व का एहसास होना था, उसकी बजाय वह धन की सत्ता में तब्दील होता चला गया। और इसलिए लोकतंत्र का जो उनका आश्वासन था उसे उन्होंने ही झूठा साबित कर दिया। तमाम महान वक्तृताएं जो हैं वो झूठ का पुलिंदा बन करके रह गई पूंजीवाद की। और इसी के कारण जिन मूल्यों को पूंजीवाद ने जन्म दिया, उन मूल्यों को वह खुद ही पूरा नहीं कर सकता था। यह एहसास धीरे धीरे मजदूर समुदाय में आया और इसके कारण मजदूर समुदाय ने भी इस बात को समझा, मेहनतकश लोगों ने इस बात को समझा, एक नए तरह की एकता के जरिए इस बात को समझा कि अब उन मूल्यों को, उन कार्यभारों को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मुझे तो जो बातें कहनी थी वो समझता हूं कि मैंने पूंजीवाद के सिलसिले में कह दी हैं। प्रभाकरण भाई, समय सर आधे घंटा और है। आधा घंटा और है? जी। अच्छा ठीक है, तो 15 मिनट चर्चा के लिए भी छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं 15 मिनट में और अपनी बात समाप्त करूंगा। तो मैं यही कह रहा था आप लोगों से कि ये जो पूंजीवाद है, इसने एक हद तक मजदूर समुदाय को देहातों से उखाड़ा, और वह एक ऐसी कहानी है
जो बहुत ही दुखद किस्म की कहानी है। और आप सब जानते हैं कि जिसको इंग्लैंड का किसान कहा जाता था, तो बहुत ही एक एक साहित्य, पुराने साहित्य में भी उसकी गंभीर मौजूदगी है। लेकिन हुआ क्या, हुआ यह कि धीरे धीरे ये खेत भेड़ों के रेवड़ में बदलने लगे, है ना। भेड़ों का रेवड़ माने झुंड, है, भेड़ों का झुंड उन खेतों में पाला जाने लगा, क्योंकि फसलों के मुकाबले, खेती से पैदा होने वाली चीजों के मुकाबले भेड़ों की पीठ पर जो ऊन होता था वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि सर्दियां पड़ती थीं और ऊन के आविष्कार ने एक हद तक एक ज्यादा मुनाफे वाला कारोबार उन इंग्लैंड के देहातों में पैदा किया। और इसलिए इंग्लैंड के यह जो खेत थे, जो वहां के लोगों के भरण पोषण के लिए हुआ करते थे, उन खेतों में भेड़ें पाली जाने लगीं और फसलें खत्म होने लगीं। और इसके चलते बड़े पैमाने पर जो जो किसान थे वो अपनी जमीनों से उखड़े। और इसके लिए एक शब्द भी चलता है, एनक्लोजर्स। तक कहने का मतलब ये है कि ये जो मालिक थे जमीनों के, तो उन्होंने क्या है कि भेड़ों के बड़े रेवड़ रखने के लिए बड़ी जमीनों के टुकड़ों को एनक्लोजर में बदल दिया, मैंने घेर दिया। जो चीजें पहले लोगों के लिए खुली हुई थी, पशुओं के चरने के लिए जो चरागाह हुआ करते थे, उन्हें एक तरह की निजी संपत्ति में बदला जाने लगा। तो कृषि के भीतर यह जो बड़ा परिवर्तन हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि लोग अपने खेतों से उजड़ने लगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि इंग्लैंड में यह जो प्रक्रिया शुरू हुई थी पूंजीवाद के पनपने की, दरअसल मार्क्स ने इस बात को लिखा है कि जब वे उपनिवेशों में गए तो उन्होंने जो कुछ अपने देश में किया था उसी को ज्यादा क्रूरतापूर्ण ढंग से उपनिवेशों में उन्होंने शुरू किया है। तो क्या उन्होंने किया था? एक तो उन्होंने खेतों को उजाड़ डाला, किसानों को उनकी जीविका से अलग कर दिया। तो क्या हुआ कि किसान जो है वो दर दर भटकने लगे। दर दर भटकने लगे जब, तो अब उनके पास कोई, और इसी बात को उन्होंने कहा है मार्क्स ने कि ये वेज स्लेवरी है, ये स्लेवरी ही है ना। लोकतंत्र के प्रसंग में जैसे मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व तो हम देंगे सबको, लेकिन अंततः वह धन के ज्यादा गंभीर प्रतिनिधित्व में बदल गया, अपने 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 उलट में बदल गया। जो उसे होना था उससे उल्टी चीज हो गया। उसी तरह से यह जो मुक्ति थी, तो वह मुक्ति जो उसने दिलाने का दावा किया, वह मुक्ति भी अंततः स्लेवरी में बदली। उसने स्लेवरी से, कहने का मतलब जमीन की स्लेवरी से तो आजादी दी ना, लेकिन एक नए किस्म की स्लेवरी में डाल दिया। ये जो भूदास थे, सर्फ्स थे, तो वो जमीन की स्लेवरी से जुड़े हुए थे। तो इस जमीन की स्लेवरी से तो उनको आजाद किया पूंजीवाद ने, लेकिन उसने नए तरह की स्लेवरी में डाल दिया। वो स्लेवरी क्या थी? वो वेज स्लेवरी थी, है ना। उन्होंने कहा कि ये कह लीजिए मजूरी दासता, नए तरह की दासता है, यह भी कोई मुक्ति नहीं है। तो एक तरह से जो कुछ उसके दावे थे वे सभी दावे अपने उलट में परिवर्तित हुए। उन्होंने दावा तो यह किया कि वे जमीन की जो स्लेवरी है उससे मुक्ति कर रहे हैं, लेकिन नए तरह की स्लेवरी में उन्होंने डाल दिया। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि कारखाने तो खड़े हो गए थे, लेकिन इन कारखानों के लिए मजदूर कहां से आए? तो मजदूर यही थे जो अपनी जीवन माने जीविकोपार्जन के जो साधन थे, यानी खेत, उनसे जो अलग कर दिए गए लोग थे। वे कारखानों में काम करें ना, भीख मांग करके केवल गुजारा न करें। इसके लिए हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड में सबसे पहले भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित किया गया। एक तरह का उसे अपराध बनाया गया ताकि फैक्ट्रियों में लोग काम करने के लिए आए। फैक्ट्रियों में
आप सब जानते हैं, हम हमारे लिए भी ये मुश्किल होगा कि जिस तरह के खुले वातावरण में देहात में रहे हैं लोग, है ना, उनको एक बंद जगह पर, और उस जमाने के फैक्ट्रियों की आप कल्पना करिए, शुरू शुरू में टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल का बिजनेस था तो कि चारों तरफ रुई उड़ रही है, चारों तरफ रुई उड़ रही है, लोगों के नाक में जा रही है, और उस वातावरण में उनको एक बंद जगह पर काम करना है। तो स्वाभाविक तौर पर खेत में जहां खुले में काम करना होता था, उसके मुकाबले एकदम भिन्न किस्म की ये कार्य काम की स्थिति थी, इसलिए बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहते थे उसमें। तो भले ही वो क्या बोलते हैं कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जिसको कहा गया क्या बोलते हैं, खेती पहले दर्जे का काम है ना? उत्तम खेती, हिंदी की कविता है, घाक कवि की कही हुई है, उत्तम खेती मध्यम बान, बान माने वाणिज्य। तो सबसे बढ़िया काम क्या है? खेती, उत्तम खेती, मध्यम बान, और वाणिज्य जो है वो मध्यम है। ये उससे भी जोड़ता है जो मैं पहले कह रहा था कि मध्यम वर्ग दरअसल यही वर्ग था जो वाणिज्य से जुड़ा हुआ था। तो उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, चाकरी जो है माने किसी की सेवा करना ना, ये निषिद्ध है। तो पुराने जमाने के समाजों में इसे निषिद्ध माना जाता था। लेकिन अब क्या है कि चूंकि खेती में जो आजादी थी, वो आजादी तो छिन गई, क्योंकि खेत रहे नहीं। आजीविका के इन साधनों को घेर करके और उसमें किसानों का ही प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। उसे चोरी माना जाने लगा। निजी संपत्ति की अवधारणा क्या है? सार्वजनिक जो सबके लिए उपभोग्य जो संपत्ति है, उसको निजी बना लेना। निजी संपत्ति का यह मतलब नहीं है कि किसी के हाथ में 2 रुपया है तो वह निजी संपत्ति मूलतः सामाजिक संपत्ति का निजी अधिग्रहण है। तो कहने का मतलब ये कि यह जो एनक्लोजर्स थे जो निजी बना लिए गए थे, उनमें किसानों के ही प्रवेश को कानूनी जुर्म बना दिया गया, चोरी बना दिया गया। तो और भीख मांगने से भी रोक दिया गया, भिक्षावृत्ति पर को अपराध घोषित कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में, इन विपरीत कार्य स्थितियों में लोग काम करने के लिए कारखानों में मजबूर हुए, और इसी को मार्क्स ने वेज स्लेवरी कहा। ये स्लेवरी से मुक्ति तो थी, लेकिन एक नए तरह की स्लेवरी थी, एक्चुअल स्लेवरी भी हुई। और इसका जब जिक्र हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, तो हम लोग देखेंगे कि जो अमेरिका में पूंजीवाद का विकास हुआ है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि दरअसल इसे रेशियल कैपिटलिज्म कहा जाना चाहिए। क्योंकि रेस संबंधी अगर विचारधारा न होती तो बड़े पैमाने पर अश्वेतों के श्रम की यह लूट संभव नहीं थी जो बड़े पैमाने पर हुई, और बिना उसके हुए अमेरिका की यह संपत्ति कभी नहीं आ सकती थी जो उसने अर्जित की। तो इस प्रकार से एक्चुअल स्लेवरी भी, लेकिन मार्क्स के जमाने में हालांकि दिखाई पड़ने लगी थी, लेकिन उस पर उतना जोर देने के मुकाबले उन्होंने यह जो पूंजीवाद के भीतर थी नए तरह की स्लेवरी यानी वेज स्लेवरी, तो इस पर उन्होंने जोर दिया। ये नए तरह की गुलामी पैदा हुई जो कि क्या बोलते हैं कि वो खेतों से जब आजाद हुए किसान, तो उनको कारखानों का गुलाम बना दिया गया। इस तरह से कारखानों का जन्म हुआ। और क्या बोलते हैं कि वही जो मैं कह रहा था कि कारखाने तो थे, लेकिन वे बिना मजदूरों के किसी काम के नहीं थे। तो ये जब मजदूर खेतों से उखड़ करके आए, तो इन्होंने वो एक तरह से कह लीजिए कि कारखानों में इकट्ठा वे हुए, और इकट्ठा हुए तो स्वाभाविक तौर पर उनके भीतर जिस प्रक्रिया की मैं बात कर रहा था कि उनके भीतर एक सामूहिक चेतना का उदय हुआ, और उस सामूहिक चेतना के वशीभूत होकर के
उन्होंने तरह तरह के संगठन बनाने शुरू किए और आपस में जो उनके ये अंतर्विरोध थे, यानी धर्म संबंधी अंतर्विरोध, नेशनैलिटी संबंधी अंतर्विरोध, इन सब पर काबू पा करके उन्होंने एक नए तरह के अस्तित्व को अर्जित किया, अपने लिए एक स्वतंत्र अस्तित्व। क्या अस्तित्व था उसका? मेहनत कश होने का। बाकी क्या लोग हैं? आराम से अपनी रोटी कमाते हैं, हम मेहनत के जरिए अपनी रोटी कमाते हैं। और इस प्रक्रिया में जो शोषण होता था, उसी शोषण से, जिसमें कह लीजिए कि 100% भी, जैसे गुलामों के मामले में, दास प्रथा के मामले में, लगभग कुछ भी दिए बगैर भरण पोषण के लिए एक साधन, मतलब कह लीजिए कि खाना आपको दे दिया जाएगा सिर्फ जीवित रहने भर, और उसके अलावा 100% पूरे तरह से उसके श्रम का जो शोषण किया जाता था। और उतना अधिक नहीं, फिर भी मजदूर को भी उतना ही जीवित रहने देना जितना कि वो हमारे यहाँ काम करने लायक रह सके। तो इसमें वो परिवर्तित हो गई ये पूंजीवादी व्यवस्था। जैसा हमने कहा कि वो बजाय व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने के, उसने नए तरह की दासता को जन्म दिया। तो इस अर्थ में मैंने, आप कह लीजिए कि पूंजीवाद के संबंध में जब हम लोग ये सब बातचीत कर रहे हैं, तो एक चीज को और ध्यान में हमको रखना चाहिए कि हीगेल ही थे जिन्होंने एक दार्शनिक प्रतिपत्ति को, एक दार्शनिक सिद्धांत को बड़े पैमाने पर मान्यता दी थी, जो था द्वंद्ववाद। तो द्वंद्ववाद क्या था? द्वंद्ववाद यह था कि कोई भी वस्तु एक ही समय में जो है उसका उल्टा भी है। यह पूंजीवाद के साथ सबसे ज्यादा लागू होता है। एक ही समय में वह लोकतांत्रिक भी है और अलोकतांत्रिक भी है। एक ही समय में वह मुक्ति भी प्रदान करता है और दासता भी थोपता है। एक ही समय में वह प्राचुर्य को भी जन्म देता है और उसी समय दरिद्रता को भी पैदा करता है। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि एक द्वंद्ववाद, जिसको आप कहते हैं डायलेक्टिक्स, है ना। तो वो डायलेक्टिक्स की एक चीज जो दिखाई पड़ी समाज में, तो वो उसे मतलब मार्क्स ने बढ़िया से बताया कि कैसे यह जो भी वादा करता है उस वादे के उल्टे में प्रतिफलित होता है? ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये कह रहा है उसी को यह लागू करे, बल्कि इसके जो भी वादे हैं, इसका वास्तविक जीवन उसके उलट को जन्म देता है। और ऐसा सिर्फ इन्हीं मामलों में नहीं हुआ, सबसे आगे बढ़ करके जिस मामले में हुआ उसके बारे में फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। और वह यह जो मैंने कहा, राष्ट्रवाद, है ना। तो राष्ट्रवाद जो वहां का है वो पूंजीवाद के साथ गहरे जुड़ा हुआ है। और पूंजीवाद के साथ गहरे जुड़ा हुआ है क्योंकि जो उन देशों की पूंजी थी उससे अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों में अपने देश की सत्ता के मदद की आवश्यकता हुआ करती थी। और यह मदद राष्ट्रवाद के ही गार्ब में, राष्ट्रवाद के ही पर्दे में दी जा सकती थी। इसलिए राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद के साथ ही एक तरह से कह लीजिए कि युद्ध का गहरा संबंध है। और हम सब आज की दुनिया में भी इस बात को देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि हमारे लिए तो वैश्वीकरण है ना, लेकिन अमेरिका के लिए क्या है? अमेरिका के लिए नेशनलिज्म है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही समय में ग्लोबलाइजेशन भी और क्या बोलते हैं कि राष्ट्रवादी उन्माद भी, ये दोनों चीजें, परस्पर विरोधी चीजें एक साथ न कैसे मौजूद रहती हैं, ये पूंजीवाद के विश्लेषण में आमतौर पर मार्क्स ने इस बात को दिखाया कि कैसे वह निरंतर अपने विपरीत का उत्पादन करता रहता है। और यह सिर्फ नकारात्मक अर्थों में नहीं, एक सकारात्मक अर्थ में भी। और वह सकारात्मक यह अर्थ यह
कि वह अपने निषेध का भी रास्ता, सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि अपने निषेध की ताकतों को भी जन्म देता रहता है ना। वो क्रमशः उस वर्ग को पैदा करता है जो वर्ग उसे समाप्त करने वाला है, और न सिर्फ पैदा करता है, उनमें एकता की भावना पैदा करता है, बल्कि उनको राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। यह राजनीतिक प्रशिक्षण उसने सामंतवाद का विरोध करने के लिए किया था, लेकिन अब वह चूंकि अपने ही वैपरीत्य में बदल चुका है, जो उसके वादे थे उसी के उलट काम कर रहा है, तो इसलिए यह जो मजदूर समुदाय है वह स्वाभाविक रूप से उसका निषेध करने की हद तक जाता है। तो इस अर्थ में वह जो पूंजीवाद है वो पैदा तो हुआ एक विशेष ऐतिहासिक दौर में, लेकिन यह भी सही बात है कि वह चूंकि इतिहास में पैदा हुआ, पहले ही मैंने जिक्र किया कि पूंजीवाद ने हमेशा यह कहा कि वह मानव स्वभाव के सबसे अनुकूल व्यवस्था है, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह यह साबित करना चाहता था कि वह शाश्वत है, हमेशा से मौजूद है। मार्क्स ने इसी बात पर जोर दिया कि वह हमेशा से मौजूद नहीं है, बल्कि इतिहास के एक विशेष दौर में पैदा हुआ है, और जैसे इतिहास के विशेष दौर में पैदा होने वाली सभी चीजें अपने जीवन को समाप्त करके अपना 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 दायित्व समाप्त करके, अपना ऐतिहासिक दौर समाप्त करके खत्म हो जाती हैं, अगले किसी दौर में अपने आप को पर्यवसित कर देती हैं, उसी तरह से पूंजीवाद के साथ भी होना है। इसने एबंडेंस के जिस तरीके को जन्म दिया है उसे यह खुद ही संभाल नहीं सकता, और इसीलिए जो ये जिस मजदूर वर्ग को इसने जन्म दिया है वो इसको ट्रांसेंड कर जाता है, और इसने जिन फलों को जन्म दिया है उन फलों का समूचे समाज को सर्वोत्तम लाभ तभी मिल सकता है जब इसने जो पुरानी बादशाहत को खत्म किया, जो सामंती विशेषाधिकार को खत्म किया, लेकिन पुनः इसने एक मुट्ठी भर लोगों के अल्पतंत्र को जन्म दिया। मुट्ठी भर जो धन कुबेर हैं उनके अल्पतंत्र को इसने जन्म दिया है। तो उस अल्पतंत्र का निषेध करके ही, उस अल्पतंत्र का को ट्रांसेंड करके ही पूंजीवाद ने जिन लाभों को जन्म दिया है उन लाभों को समूचे समाज के लिए लाभकारी बनाया जा सकता है। यह काम भी जो पूंजीवाद ने जिस वर्ग को जन्म दिया है वह वर्ग ही कर सकता है, और इसलिए यह अपना कार्यभार पूरा जिस दिन कर लेगा उस दिन पूंजीपति को, पूंजीवादी व्यवस्था को मजदूर वर्ग खत्म कर देगा और उसके लाभों को समूचे समाज के कल्याण के लिए लगाएगा। इस आशा के साथ, इस यूटोपिया के साथ, एक तरह से कह लीजिए कि ये वो दौर था जिसमें मैंने पूंजीवाद जब आया तो वो ऐसे समाज को लेकर के आया। मैंने जिक्र किया आपसे कि देहातों से उखड़ करके शहरों में लोग आए, तो तमाम बुद्धिजीवियों को उस जमाने के लगता था कि ये तो गंदगी का पूरा घर हो गया है। शहर क्या थे उस जमाने में, आज के शहरों को देख करके आप कल्पना नहीं कर सकते। खुली नालियां हुआ करती थी, हैजा बड़े पैमाने पर फैलता था पूरे यूरोप में, महामारी की तरह से कॉलरा फैलता था। तो इतना गंदगी थी वहां के शहरों में। तो लोगों को लगता था कि ये तो बहुत ही खराब किस्म की व्यवस्था आ गई है? और मनुष्य क्या रह गया है अब, जैसे कि था कि चूंकि ये जो मजदूर थे इनको संतुष्टि नहीं थी ना, संतुष्टि जब नहीं थी तो क्या था, लड़ाई झगड़े करते थे, तमाम तरह की समस्याएं थीं। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने ये समझा कि इस समाज के मुकाबले दूसरे किस्म का समाज होना चाहिए। तो इन तमाम लोगों ने इस तरह के वैकल्पिक किस्म के समाज के सपने देखे, और उस तरह के लोगों के साथ मार्क्स का भी संवाद रहा था। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि एक ऐसे समाज का सपना उन्होंने देखा जिसमें
जो पूंजीवादी व्यवस्था के लाभ हैं, जैसा मैंने कहा कि जो प्राचुर्य है, लोकतंत्र है, मुक्ति है ना, इसको समूचे समाज के लिए कल्याणकारी बनाना, इसकी एक्सेस केवल कुछ लोगों को न रह जाए। लोकतंत्र का भी क्या है, सत्ता पर कब्जा, तो केवल मुट्ठी भर लोगों को न रहे, बल्कि समूचा समाज वास्तव में अपने को अधिकार संपन्न महसूस कर सके। यह काम तभी हो सकता है जब पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर जो अल्पतंत्र है, इसको समाप्त करके उसे वास्तविक लोकतंत्र की शक्ल दी जाए। मनुष्य की मुक्ति को वेज स्लेवरी में बदल देने वाली व्यवस्था के विरोध में उसकी वास्तविक मुक्ति में, जिसके लिए उन्होंने बहुत मशहूर वाक्य का प्रयोग किया कि जहां एक का विकास समूचे विकास माने समूचे समाज के विकास की शर्त प्रत्येक मनुष्य का विकास हो जाता है। यानी कोई भी अकेले, जिसको मुक्तिबोध ने लिखा ना कि मुक्ति के रास्ते कभी अकेले में नहीं मिलते, यदि वह है तो सबके साथ ही है। यानी आप तो एक तरह से जिसको व्यक्तिवाद, जिस तरह के व्यक्तिवाद के रूप में परिभाषित करता था पूंजीवाद, उसके मुकाबले व्यक्ति की मुक्ति को भी समूचे समाज की मुक्ति के अर्थ में परिभाषित करना, यह भी एक तरह का स्वप्न था जो मार्क्स ने उस जमाने में पूंजीवाद के लगभग शुरुआती दिनों में, और जैसा कि मैंने कहा कि जो व्यापारिक पूंजीवाद था उसने सामंती समाज से मुकाबला करने के लिए इन मूल्यों को जन्म दिया था, लेकिन वह स्वयं ही इन मूल्यों को आगे बढ़ाने और पूरा करने में समर्थ नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्हीं मूल्यों को कैसे मजदूर वर्ग ही आगे बढ़ा सकता है और एक तरह से पूरे समाज के लिए उस व्यवस्था को एक लाभकर व्यवस्था में बदल सकता है, यह सपना मार्क्स ने देखा था। प्रभाकरण भाई, धन्यवाद सर। क्या सवाल हैं? अभी देखता हूँ सर, व्हाट्सएप ग्रुप में 2 सवाल आए हुए हैं, देखता हूँ जी। आगे मंच संवाद के लिए खुला हुआ है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने सवालों से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सर जी, 2 सवाल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आए हुए हैं। पहला है, व्यक्तिवाद से क्या तात्पर्य है? पूंजीवाद ने उसका फायदा कैसे उठाया? दूसरा है, जब से निजी संपत्ति विकसित हुई थी, क्या वहां से पूंजीवाद का जन्म नहीं माना जा सकता है? तो पहले मैं उत्तर देना शुरू करूं? जी, शुरू कीजिए। ठीक है। पहली बात तो यह है कि जिसे व्यक्तिवाद कहते हैं, तो वो उस बात को पूंजीवाद इसलिए लाया था क्योंकि जिस बात को मैंने कहा कि उससे स्वतंत्र मजदूर चाहिए थे, ऐसे मजदूर नहीं जो बंधक हो, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए दोनों तरफ से बंधन हो जाता है ना। अगर भूदास है तो वह केवल भूमि माने एक मालिक से ही बंधा हुआ नहीं है, बल्कि मालिक भी उससे बंधा हुआ होता है। तो इस तरह का बंधन नहीं चाहता था पूंजीवाद, ठीक है। तो इसलिए उसने व्यक्तिवाद की विचारधारा को कहा कि मतलब कहने का मतलब कि मनुष्य स्वतंत्र, तो किस लिए स्वतंत्र है? किसी के यहां भी काम कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि वह काम न करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यानी वह काम करेगा तभी। तो यह जो पूंजीवाद का व्यक्तिवाद था, तो उसने मदद इस अर्थ में की पूंजीवाद की कि उसने कामगार को, जो श्रमिक था, उसको एक तरह से कहिए कि भूमि से जो बंधा हुआ था उससे आजाद कर दिया, और इसके कारण उसको स्वतंत्र कामगार मिला। लेकिन दूसरी तरफ यह भी था कि उसी के भीतर से एक नए किस्म की दासता भी पैदा हुई, और वह यह कि बिना काम किए वह रह नहीं सकता है, उसे जिंदा रहने के लिए काम करना होगा।
इसीलिए उन्होंने नाम दिया वेज स्लेवरी। यह नए किस्म की स्लेवरी है। पुराने जमाने की जो सर्फडम थी, यानी जो जमीन से जुड़ी हुई दासता थी, उसकी जगह पर यह नए किस्म की दासता है। तो व्यक्तिवाद ने इस तरह से पूंजीवाद को मदद की थी कि उसने उसे स्वतंत्र मजदूर दिए, जो किसी क्या बोलते हैं कि जगह से बंधे हुए नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ उसके फायदे में इसलिए यह बात गई कि फिर वह भी इन मजदूरों से स्वतंत्र था। कहने का मतलब इनकी देखभाल करना, इनकी बुरी स्थिति में इनकी देखभाल करना, ये इसकी जरूरत नहीं थे, है ना। तो इनकी जरूरत तभी तक थे जब तक वह इनके यहाँ काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्तिवाद है उसने उसको स्वतंत्र मजदूर दिए और उन मजदूरों की देखभाल से भी उसे आजादी दिलाई। तो इस प्रकार से कह लीजिए कि व्यक्तिवाद ने पूंजीवाद के लिए मदद की थी। दूसरी बात जो कह रहे हैं निजी संपत्ति का आगमन, तो ये सही बात है कि जो निजी संपत्ति है उसका समझ लीजिए कि दो अर्थ है। एक आप कह सकते हैं इंडिविजुअल कैपिटल, माने जिस बात को एक वो चेकोस्लोवाकिया के लेखक ने दोहराया, अंस फिशर ने, है ना, कि इसके दो अर्थ हैं। एक है इंडिविजुअल कैपिटल, दूसरा उन्होंने कहा प्राइवेट कैपिटल का अर्थ है प्राइवेटाइज्ड कैपिटल, है ना। माने कहने का मतलब यह कि यह व्यक्तिगत पूंजी नहीं है, ये सामूहिक संपदा को निजी संपदा में बदल दिया गया है। आप उसके 20 तरह के उदाहरण देख सकते हैं। ये धरती किसकी है, लेकिन किसी न किसी के नाम कर दी जाती है। और उसमें भी ये नहीं कि मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि जिसके नाम थोड़ी सी जमीन है, वह बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो सामूहिक संपदा है उसको बड़े पैमाने पर कुछ लोग हस्तगत कर लेते हैं, तरह तरह से उसके लिए वो लोग प्रयास करते हैं। तो इसलिए निजी पूंजी भी आप कह लीजिए कि उसका एक ही अर्थ नहीं है। इस बात पर जोर दिया है अंस फिशर ने कि उसे इंडिविजुअल कैपिटल के अर्थ में नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए, उसे प्राइवेटाइज्ड कैपिटल के अर्थ में, यानी जो सामूहिक संपत्ति है, कहने का मतलब जैसे ये जमीन है, धरती, और अब तो कह लीजिए कि क्या बोलते हैं कि जमीन के भीतर जो खनिज है वह भी है, और धीरे धीरे क्या बोलते हैं हवा, वायु तरंगे, पूरा का पूरा ये 2G 3G 4G ये सब क्या है, वायु तरंगे हैं। तो हवा भी, तो ये सब कुछ प्राइवेटाइज की जाती है। वह चीजें, पानी बोतलों में भर के लाया जाता है, जो ऐसे क्या बोलते हैं नदियों और पहाड़ों और समुद्रों और इन सब के जरिए आया है या वहां पर है, तो उसे पता चला कि जो है वो निजी बना दिया जाता है। इन सब जगहों में जो कुछ भी उपलब्ध है उन सब को निजी बना दिया जाता है। इस अर्थ में निजी संपत्ति, यानी जो सामूहिक संपदा है उसका निजी अधिग्रहण, ये मुख्य बात है। इसके साथ पूंजीवाद का जुड़ाव है ना? निजी संपत्ति माने इंडिविजुअल कैपिटल के अर्थ में नहीं। तो ये आपके दो प्रश्नों के उत्तर मेरे दिमाग में यही सूझ रहे हैं।